नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल महारी कक्षा में। और आज हम राजनीति विज्ञान के पाठ नंबर 2 के 4 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पाठ का नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र। और इस पाठ में हम मुख्य रूप से 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज़ है EU, जिसे हम यूरोपीय यूनियन भी कहते हैं। दूसरी चीज़ है आसियान और तीसरी चीज़ है चाइना। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। पिछले वर्षों में कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों से। और 2025 के एग्जाम में यानी पिछली बार ही सवाल पूछा गया था, यूरोप के एकीकृत बाजार का गठन कब हुआ या यूरोप के एकीकृत बाजार की स्थापना कब हुई। तो इसका उत्तर हो जाएगा जनवरी 1993। जनवरी 1993 में यूरोप के एकीकृत बाजार का गठन हुआ था। अब इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देख लें जो आगामी एग्जाम के लिए जरूरी है। तो देख लीजिए, यूरोपीय संघ के गठन के बाद एकीकृत बाजार की प्रक्रिया तेज हुई। अब यूरोपीय संघ का गठन हुआ था 1992 में, और कौन से संधि के तहत? मॉस्ट्रिच संधि के तहत। एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है किस संधि के तहत यूरोपीय संघ का गठन हुआ। तो यूरोपीय संघ का गठन हुआ मॉस्ट्रिच संधि के तहत। और कब हुआ? तो यह गठन हुआ था 1992 में। तो मॉस्ट्रिच संधि के बाद एकीकृत बाजार की प्रक्रिया तेज हुई, यानी पहले यूरोपीय संघ का गठन हुआ और उसके बाद में यूरोप के एकीकृत बाजार की स्थापना की गई। और जनवरी 1993 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम बदलकर यूरोपीय समुदाय कर दिया गया और एकल बाजार प्रभावी हुआ। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आ चुका है 2023 के CWSN एग्जाम में और 2025 के CWSN एग्जाम में। CWSN मतलब चाइल्ड विद स्पेशल नीड, विकलांगों वाले एग्जाम में, यानी विकलांग विद्यार्थियों के लिए जो एग्जाम आयोजित किया जाता है उसमें। तो सवाल पूछा गया था यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। तो ऊपर बताया गया है यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी 1992 में। किस संधि के तहत? तो संधि थी हमारी मॉस्ट्रिच संधि। तो यूरोपीय संघ का गठन मॉस्ट्रिच संधि या मॉस्ट्रिच ट्रीटी के तहत हुआ था 1992 में। उसके बाद में अगला सवाल 2023 के एग्जाम में पूछा गया है और प्रश्न है यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है यूरो। महत्वपूर्ण जानकारी, यूरो को 2002 में 12 सदस्य देशों ने अपनाया था और यह अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा है वर्तमान समय में। यानी यदि हम इसकी रुपए के साथ तुलना करें तो वर्तमान समय में यह डॉलर से भी ज़्यादा मजबूत करेंसी है। उसके बाद में आगे देखिए अगला प्रश्न। हाँ, ये एक चित्र बता रखा है यूरोपीय यूनियन के बारे में। यह रहा इसका फ्लैग, और इस फ्लैग में आपको ध्यान रखना है टोटल 12 सितारे हैं। तो परीक्षा में सवाल पूछ सकते हैं कि यूरोपीय संघ के झंडे में कुल कितने सितारे हैं। तो यूरोपीय संघ के झंडे में कुल 12 सितारे हैं। उसके बाद में आगे देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न पूछा गया है आसियान से संबंधित। तो आसियान से संबंधित प्रश्न आया है 2024 के सामान्य एग्जाम में और 2025 के चाइल्ड विद स्पेशल नीड एग्जाम में। आसियान क्षेत्रीय मंच या आसियान रीजनल फोरम की स्थापना कब की गई। तो आसियान क्षेत्रीय मंच या आसियान रीजनल फोरम की स्थापना की गई थी 1994 में। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1994। सॉरी, यहाँ पर 94 लिखा नहीं है, आप समझ लेना, यहाँ पर है 1994। तो आसियान रीजनल फोरम का उद्देश्य है आसियान देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बिठाना। उसके बाद में हम पढ़ेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं। तो इसमें पहला सवाल देखिए, खाली जगह आसियान का एक स्तंभ है जो इसके सदस्य देशों की सुरक्षा के मामले देखता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आसियान सुरक्षा समुदाय। तो आसियान सुरक्षा समुदाय है वो आसियान का एक स्तंभ है जो इसके सदस्य देशों की सुरक्षा के मामले देखता है। उसके बाद में आगे देखिए। हाँ, तो आसियान के मुख्य रूप से 3 स्तंभ है। ये अभी तो सवाल पूछ रखा है आसियान सुरक्षा समुदाय से, तो आपको ध्यान रखना है इसके मुख्य रूप से 3 स्तंभ है। पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय और तीसरा है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। तो इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको इन्हें भी ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए 2025 के एग्जाम में पूछा गया है सुमेलित करने वाला। मैंने पहले ही सुमेलित कर दिया है और आपको ये याद रखना है क्योंकि इससे 1 नंबर का सवाल बन सकता है।
तो सबसे पहले सुमेलित करने का पूछा गया था आसियान की स्थापना को लेकर। तो आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। और जब 1967 में स्थापना हुई तो उस समय जिस पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे उसे हम बैंकॉक घोषणा या बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है किस संगठन की स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत हुई थी। तो यह हुई थी आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। उसके बाद में अगला प्रश्न, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक यूरोपियन कोऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म जो कुछ भी हो आप देख लेना। और इसका गठन किया गया था मार्शल योजना के तहत। तो मार्शल योजना से भी संबंधित सवाल आ सकते हैं। मार्शल योजना क्या है? तो मार्शल योजना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों में जो अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ गया था, उसे पुनः वापस बनाने से संबंधित जो योजना थी वही थी मार्शल योजना। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया था यूरोपीय परिषद से संबंधित। तो यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई थी 1949 में और इसका मुख्य उद्देश्य था यूरोप के देशों के मध्य राजनीतिक सहयोग। उसके बाद में आगे देखिए, अगला है अद्वितीय लघुतरात्मक प्रश्न और इसका प्रश्न नंबर 1 2025 के सामान्य एग्जाम में आया गया है। और प्रश्न था आसियान की स्थापना कब व किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके हुई? तो आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में और किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत। और इसके अलावा महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। तो जिस समय आसियान की स्थापना हुई थी तो इसके टोटल 5 संस्थापक सदस्य देश थे और वो 5 संस्थापक सदस्य कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। वर्तमान समय में आसियान के कुल सदस्य देश हैं 10। यदि इस एग्जाम में पूछ ले आसियान के कुल कितने सदस्य हैं तो 10 उत्तर देना है और संस्थापक सदस्य कितने हैं तो 5 हैं। आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला, हाँ, आसियान से संबंधित एक ये मैप बता रखा है तो आप ध्यान से देख लेना। ये है आसियान का मैप। इसमें आप ध्यान से देख लो, ये है आसियान के 3 स्तंभ, सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी और सोशल कल्चरल कम्युनिटी। और आसियान के ये 10 देश म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, फिलीपींस, इंडोनेशिया आदि। उसके बाद में आगे बढ़िए। अगला प्रश्न पूछा गया है 2025 के सामान्य एग्जाम में और यह प्रश्न क्या है देख लीजिए। यूरोपीय संघ की विदेश एवं रक्षा मामलों में क्षमता सीमित क्यों है? कोई एक कारण बताइए। तो यूरोपीय संघ के विदेश और रक्षा मामलों में क्षमता सीमित क्यों है, यानी ये कमजोर क्यों है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसके बारे में बताया गया है क्योंकि इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश नीति और रक्षा नीतियां हैं। यानी यूरोपीय संघ में सभी जो 27 देश हैं उनके बीच में बराबरी का रिश्ता नहीं है। इसमें 2 महत्वपूर्ण ताकतें हैं, फ्रांस और जर्मनी, जो अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रूप से तय करते हैं। तो इसलिए यूरोपीय संघ है वो विदेश व रक्षा मामलों में सीमित है। उदाहरण के तौर पर जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था तो उस समय ब्रिटेन और जर्मनी ने अमेरिका का साथ नहीं दिया था। तो इससे हम कह सकते हैं यूरोपीय संघ की विदेश और रक्षा मामलों में क्षमता सीमित है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आसियान संगठन के किन्हीं 4 सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो यह सवाल पूछा गया है 2023 के सामान्य एग्जाम में और वापस पुनः सवाल रिपीट हो गया है 2023 के CWSN एग्जाम में। तो 4 सदस्य देश है इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड। और अन्य सदस्य देशों के नाम पूछ ले तो आपको याद रखना है फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और ब्रुनेई। यानी टोटल 10 सदस्य देश हैं, याद रखना है। यूरोपीय यूनियन में तो है 27 देश और आसियान में है 10 देश। उसके बाद में चौथा प्रश्न पूछा गया है भारत की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? तो इसके अंतर्गत जो देश आसियान में शामिल है वे सभी देश आते हैं, पूर्वी एशिया के देश, विशेषकर आसियान देश जिसमें चीन, जापान और दक्षिण कोरिया भी शामिल है। और महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। तो भारत ने 1991 में लुक ईस्ट और 2014 में एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई। यानी जिस समय वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार सरकार बनाई थी तो उस समय उन्होंने एक नई नीति अपनाई जिसका नाम था एक्ट ईस्ट। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर सवाल, यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे क्यों हैं? ये सवाल पूछा गया है 2023 के CWSN एग्जाम में। तो 12 सितारे क्यों हैं तो इसके कारण देख लीजिए।
तो यूरोप में 12 की संख्या को वहाँ पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है, और इसलिए यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे हैं। और यह सोने के रंग के सितारे यूरोप के लोगों की एकता का प्रतीक हैं। यानी जो यूरोपीय संघ के झंडे में सितारे बन रखे हैं उनका रंग है गोल्डन, आपको याद रखना है। उसके बाद में अगला हमारा सवाल है लघुतरात्मक प्रश्नों से, और यह सवाल है मार्शल योजना से संबंधित, और यह सवाल पूछा गया है 2024 के सामान्य एग्जाम में। तो मार्शल योजना से क्या तात्पर्य था, तो मैंने पीछे बताया था मार्शल योजना क्या है। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, और 1945 के बाद अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त आर्थिक मदद की। इसे ही हम मार्शल योजना के नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम अंग्रेजी में कह देते हैं मार्शल प्लान। तो आपको ध्यान रखना है मार्शल प्लान क्या है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था को सहायता देने के लिए जो प्लान बनाया गया था वह है मार्शल प्लान। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य देख लीजिए, पश्चिमी यूरोपीय देशों को आर्थिक रूप से खड़ा करना और साम्यवाद के प्रभाव को रोकना। यानी उस समय रूस साम्यवादी विचारधारा अपने आसपास के देशों में फैलाने का प्रयास कर रहा था। तो अमेरिका चाहता था कि साम्यवाद की विचारधारा के नियंत्रण में पूरा यूरोप न आ जाए, तो इसलिए अमेरिका ने मार्शल योजना लागू की थी। उसके बाद में आगे बढ़ो। हाँ, परिणाम। अब मार्शल योजना का परिणाम क्या है। 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई, जिससे पश्चिमी यूरोप के देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा दिया गया। यह यूरोपीय एकीकरण की दिशा में पहला बड़ा कदम था। उसके बाद में दूसरा सवाल पूछा गया है 2023 के एग्जाम में, चीन में कृषि के निजीकरण से क्या लाभ हुए। तो चीन ने 1982 में खेती का निजीकरण किया था। उससे पहले चीन में सामूहिक खेती होती थी। अब देखो, निजी खेती और सामूहिक खेती में क्या अंतर है। तो सामूहिक खेती में एक पूरा समुदाय है, वो एक निश्चित जमीन पर खेती करता है, जबकि निजी खेती में एक व्यक्ति विशेष किसी निश्चित भूमि पर खेती करता है, उसे हम निजी खेती कहते हैं। तो इसके क्या लाभ हुए, तो इसके निम्नलिखित लाभ। हाँ, तो देखिए इसका पहला लाभ, तो निजीकरण से चीन में उत्पादकता में वृद्धि हुई, कृषि उत्पाद और ग्रामीण आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। किसानों को अपनी उपज बेचने की आज़ादी मिली, जिससे वे अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित हुए। और ग्रामीण उद्योगों का विकास हुआ, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिणाम बढ़ा, जिससे ग्रामीण इलाकों में उद्योग की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ी। इससे चीन की अर्थव्यवस्था को जड़ता से उभरने में मदद मिली। तो देखो, पहले जो सामूहिक खेती होती थी, तो जिसमें उसमें जो उत्पादन होता था उसे केवल हम चीन की सरकार को ही बेच पाते थे। तो सरकार है वो नियंत्रित करती थी कि उससे खरीदने के दाम क्या होंगे या क्या नहीं होंगे। लेकिन चीन में जब से खेती का निजीकरण हुआ, तो उसके बाद में एक कुछ हिस्सा ही चीन की सरकार खरीदती थी, बाकी का हिस्सा किसान स्वतंत्र रूप से खुले बाजार में बेच सकते थे, और वहाँ पर वे सरकार से जो दाम मिलते थे उससे ज़्यादा दामों में वस्तुओं को बेचते थे। तो इससे उत्पादकता में भी वृद्धि हुई और ग्रामीण उद्योगों का विकास भी हुआ। हाँ, तो देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। स्वतंत्रता के बाद भारत और चीन के मध्य मैत्री संबंधों के खराब होने के कोई दो कारण बताइए। तो जिस समय भारत और चीन स्वतंत्र हुए थे, तो उस समय उनके बीच दोस्ताना संबंध थे, लेकिन किस प्रकार वे धीरे धीरे खराब होने लगे, तो उसके पीछे के हमें दो कारण बताने हैं। तो इसके कारण देख लीजिए। सबसे पहले 1950 के दशक में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के बावजूद संबंध खराब हो गए थे। क्यों खराब हो गए, तो उसके बारे में देखिए, आगे कारण दे रखा है। सबसे पहली वजह थी तिब्बत का मुद्दा। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और वहाँ की संस्कृति को कुचलने की कोशिश की, और जिससे भारत ने चिंता व्यक्त की। और 1959 में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा भारत में आ गए और भारत ने उनको शरण दे दी। इससे चीन भारत से नाराज हो गया। तो इसकी वजह से भारत और चीन के बीच दोस्ताना संबंध खराब होने का ये तो था पहला कारण। दूसरा कारण था सीमा विवाद। तो चीन ने कई बार जम्मू कश्मीर के लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार जताया, जिससे भारत और चीन के बीच अपने संबंधों में खटास आ गई। और इसके चलते ही 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया, और जिसमें भारत की करारी हार हुई थी। उसके बाद में आगे देखिए, अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, और इसका पहला प्रश्न आ चुका है 2025 के सामान्य एग्जाम में। आसियान की संक्षिप्त उपलब्धियां बताते हुए इसकी प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। और 2024 की CWSN एग्जाम में यही सेम प्रश्न घुमा फिरा के पूछा गया था। बुनियादी तौर पर आसियान एक आर्थिक संगठन था, इस कथन की सार्थकता की विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, सबसे पहले आसियान की उपलब्धियां और इसकी प्रासंगिकता। तो देखिए ध्यान से,
आसियान, आसियान की फुल फॉर्म है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है, यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बुनियादी रूप से एक आर्थिक संगठन है, यानी अपने किस प्रकार से ये देश एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद कर सकते हैं, इस प्रकार का संगठन है। तो इसका प्रभाव बहुत व्यापक है। कैसे हैं, तो इनके पीछे कारण दे रखे हैं। सबसे पहले तेज आर्थिक विकास। आसियान की अर्थव्यवस्था अमेरिका और यूरोपीय संघ से छोटी है, लेकिन इसका विकास बहुत तेजी से हो रहा है और इसने यहाँ पर अपने यहाँ मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर ध्यान दिया है, जिससे ये सभी देश आपस में बिना किसी बाधाओं के व्यापार कर सकते हैं। दूसरी इसकी खास बात है आसियान शैली। तो आसियान शैली की खास बात क्या है कि यहाँ पर जो देश है वो अनौपचारिक तौर से एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, सहयोगात्मक मेल मिलाप कर सकते हैं, जिससे आसियान शैली कहा जाता है। इसने कंबोडिया के टकराव और पूर्वी तिमोर के संकट को भी संभाला है। आसियान शैली यानी एक औपचारिक बातचीत होती है जिसमें आप ध्यान रखते हैं अगले व्यक्ति के पद की गरिमा का आदि उसके आधार पर। और जबकि अनौपचारिक में क्या होता है कि आप जिस प्रकार दोस्तों से बात करते हैं उसी प्रकार यहाँ के राजनयिक एक दूसरे से बात करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, आसियान शैली। और इसने तिमोर के संकट और कंबोडिया के टकराव जैसे कई मुद्दों को बातचीत के द्वारा सुलझाया है। उसके बाद में तीसरा है निवेश और व्यापार। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में उदारीकरण की नीति अपनाई है। भारत और चीन जैसे देशों के लिए निवेश और व्यापार का आकर्षक केंद्र बन गया है। यानी भारत और चीन जैसे देशों से कहा है कि ये यहाँ पर आए और इन देशों में निवेश करें और यहाँ पर व्यापार करें। उसके बाद में चौथा बिंदु हो जाएगा क्षेत्रीय शांति। आसियान सुरक्षा समुदाय और आसियान क्षेत्रीय मंच के माध्यम से इन्होंने अपने विवादों को बातचीत के माध्यम से सुलझा लिया, तो यहाँ पर लंबे समय से शांति और निष्पक्षता कायम रही है, जिससे दूसरे देश भी यहाँ पर निवेश करने के लिए आतुर हुए हैं। तो इसका निष्कर्ष आप देख लेना। उसके बाद में आगे देखिए, दूसरा प्रश्न आया है 2025 के एग्जाम में, और प्रश्न था चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए, विवेचना कीजिए। या फिर चीन के आर्थिक उभार ने विश्व राजनीति पर काफी नाटकीय प्रभाव डाला, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, 1978 के बाद चीन ने अपनी नीतियों में बड़े बदलाव किए और एक महाशक्ति के रूप में उभरा। यानी 1978 में चीन के मुखिया बनते हैं देंग शियाओपिंग, और ये क्या करते हैं, एक पॉलिसी अपनाते हैं जिस पॉलिसी को हम कहते हैं ओपन डोर पॉलिसी या खुले द्वार की नीति। और खुले द्वार की नीति के तहत यहाँ पर ये कई प्रकार के आर्थिक सुधारों की घोषणा करते हैं, और जिसके माध्यम से यहाँ पर विदेशी निवेश आता है, विदेशी तकनीक आती है। उसके बाद यहाँ पर कई प्रकार के चरणबद्ध सुधार किए गए। चीन ने शॉक थेरेपी, मतलब एकदम से सब कुछ नीचे हाथों को देने के बजाय धीरे धीरे सुधार किए। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था शॉक थेरेपी के बारे में। तो यहाँ पर हर एक चीज़ को एकदम ही नहीं बदला गया, समय के साथ धीरे धीरे बदला गया। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया, 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया, सभी धीरे धीरे किया गया, ऐसा नहीं कि एकदम ही अचानक कर दिया हो। उसके बाद में चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के लिए यहाँ पर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और यहाँ पर विदेशी लोगों या उद्यमियों को आकर्षित किया कि वे उन्हें व्यापार में कुछ छूट देंगे, और इस क्षेत्र में वे अपने अनुसार है वो वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं और उन्हें कुछ और भी रियायतें मिलेगी। तो दूसरे विदेशी निवेशक यहाँ पर निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हुए। उसके बाद में आगे देखिए, चार आधुनिकीकरण। और 1973 के चाइना के प्रधानमंत्री बनने चाउ एन लाई ने चार चीजों में आधुनिकीकरण पर बल दिया। सबसे पहली चीज कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरी सेना और चौथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। और परिणाम हमारे सामने है। आज चीन विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया में एक नंबर पर आता है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अर्थशास्त्रियों द्वारा संभावना व्यक्त की गई है कि 2040 में चीन अमेरिका को अर्थव्यवस्था के मामले में पछाड़कर उससे आगे निकल जाएगा और चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उसके बाद में आगे देखिए, हाँ ये है चीन का मैप, आप ध्यान से देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पर खुले द्वार की नीति 1978 में अपनाई गई, और किस प्रकार यहाँ से विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की गई, और किस प्रकार औद्योगिकरण और निजीकरण को शुरुआत की गई, और यहाँ पर किस प्रकार कृषि सुधार हुआ। और महत्वपूर्ण जानकारी, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या, ये पुराने आंकड़े हैं, वर्तमान समय में विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत है, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन है, और एक दलीय शासन चलता है यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का, और विश्व व्यापार में भी यह प्रमुख भूमिका निभाता है। दुनिया में चीन को फैक्ट्री भी है, यानी दुनिया की फैक्ट्री चीन को कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। यानी दुनिया में अधिकांश चीज़ों का निर्माण चीन में होता है, इसलिए चीन को एक संज्ञा दी जाती है दुनिया की फैक्ट्री। उसके बाद में आगे बढ़िए, तीसरा प्रश्न है यूरोपीय संघ से, और
ये सवाल आया है 2024 के सामान्य एग्जाम में, यूरोपीय संघ के उद्देश्य लिखिए, यानी यूरोपीय संघ क्यों स्थापित किया गया है इसके बारे में हमें बताना है। तो यूरोपीय संघ सिर्फ एक आर्थिक संगठन नहीं है, ऐसा नहीं है कि 27 देश आपस में मिलकर व्यापार करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ये आर्थिक संगठन के साथ साथ एक राजनीतिक संगठन भी है। उसके बाद में अब इसके उद्देश्य क्या क्या है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहला उद्देश्य है आर्थिक एकीकरण। एक समान मुद्रा चलाई गई और उस मुद्रा का नाम है यूरो, और एक साझा बाजार बनाया गया था। पढ़ा था सबसे पहला सवाल जनवरी 1993 में, और सदस्य देशों के बीच आसानी से व्यापार हो सके। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य था साझी विदेश और सुरक्षा नीति, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक जैसी आवाज़ उठाना, आपसी सहयोग और सुरक्षा सुनिश्चित करना। तीसरी है शांति और सहयोग। यूरोप में हम पढ़ते हैं कि दुनिया में 2 विश्व युद्ध हुए और दोनों ही विश्व युद्ध यूरोप में ही हुए। तो यहाँ के देशों के बीच भी कुछ मनमुटाव थे, तो किस प्रकार उन मनमुटावों को खत्म कर शांति स्थापित कर सकते हैं, यह भी यूरोपीय संघ स्थापित करने का एक प्रमुख उद्देश्य था। उसके बाद में चौथा प्रमुख उद्देश्य था न्याय और आंतरिक मामलों और न्याय से जुड़े मुद्दों पर एक दूसरे का सहयोग करना। इसके लिए यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी। अब यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करता है, जिसका अपना झंडा है, अपना गान है और अपना स्थापना दिवस है। तो कई बार एग्जामिनर यदि चाहे तो सवाल यह भी पूछ सकता है, यूरोपीय संघ खाली जगह की तरह काम करता है, तो आपको लिखना है यूरोपीय संघ विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है निबंधात्मक, और यह प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है 2024 के सामान्य एग्जाम में, 2025 के सामान्य एग्जाम में और 2024 के CWSN एग्जाम में। प्रश्न है भारत चीन संबंधों को संक्षेप में लिखिए। तो किस प्रकार के संबंध रहे हैं भारत और चीन के बीच में, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए, भारत चीन संबंध संघर्ष और सहयोग का दौर, यानी किस प्रकार पहले शुरुआत में सहयोग हुआ और किस प्रकार उसके बाद इनके दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। तो भारत और चीन एशिया के 2 सबसे बड़ी महाशक्तियां हैं। इनके संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहे हैं, यानी जिसमें दोनों देश नए नए आज़ाद हुए तो इनके मध्य दोस्ताना संबंध थे, और जो ही तिब्बत मुद्दे के विरुद्ध भारत ने दलाई लामा को शरण दी तो 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हो जाता है और भारत और चीन के रिश्ते खटास में पड़ जाते हैं। और किस प्रकार राजीव गांधी की चीन यात्रा के बाद वापस से संबंध सामान्य होने लगते हैं। तो सबसे पहले देखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अंग्रेजी राज से ही भारत की आज़ादी और चीन में कम्युनिस्ट क्रांति के बाद दोनों देशों में अच्छे संबंध बने। यानी भारत 1947 में आज़ाद हुआ और चीन में हुई थी एक क्रांति, जिस क्रांति का नाम है कम्युनिस्ट क्रांति, और यह क्रांति हुई थी 1949 में, और 1949 में चीन आज़ाद हुआ था। और उस समय एक नारा बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, जिस नारे का नाम था हिंदी चीनी भाई भाई। और यह पंचशील के सिद्धांतों यानी दोनों देशों के बीच समझौता हुआ, जिसे हम कहते हैं पंचशील सिद्धांत। तो प्रश्न 1 नंबर का एग्जामिनर यह भी पूछ सकता है पंचशील सिद्धांत किन 2 देशों के बीच हुआ, तो भारत और चीन के बीच। अब किस प्रकार से भारत और चीन के बीच तनाव और युद्ध होता है। तो सबसे पहले तिब्बत समस्या। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया और 1959 में दलाई लामा भारत आ गए और भारत ने इन्हें शरण दे दी, और चीन ने इसे अपने आंतरिक मामलों में दखल माना। और इसके साथ ही चीन ने नए विवाद उठाए। इसमें हुआ जम्मू कश्मीर के लद्दाख, जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर अपना दावा किया। और उसके बाद 1962 का युद्ध हुआ और भारत पर हमला हो गया, जिससे भारतीय सैनिकों को प्राय झेलने पड़ी और संबंध पूरी तरह से टूट गए। और किस प्रकार 1976 के बाद संबंधों में सुधार होने शुरू होते हैं उसके बारे में देखिए। तो आगे देखिए, 1976 के बाद वापस से कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए और 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन की यात्रा पर गए और नए संबंधों की शुरुआत हुई। और उसके बाद में वर्तमान समय में भारत और चीन व्यापारिक साझेदार भी हैं। यानी बीच बीच में थोड़ा कोरोना के बाद में भारत और चीन के बीच में फिर कड़वाहट हुई, लेकिन वर्तमान समय में भारत और चीन वापस एक दूसरे के साथ व्यापार बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। चीन भारत का एक बड़ा व्यापारिक भागीदार है। द्विपक्षीय भारत का व्यापार अरबों डॉलर में होता है। वैश्विक मंच, विश्व व्यापार संगठन और जैसे मंच पर दोनों विकासशील देशों के हितों के लिए साथ काम करते हैं। और वर्तमान चुनौतियाँ क्या हैं वर्तमान समय में, जैसे डोगना विवाद है, गलवान घाटी विवाद है, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, चीन द्वारा पाकिस्तान में परमाणु या सैनिक मदद देना आज भी तनाव के कारण है। फिर भी दोनों देश बातचीत के जरिए समस्याओं को सुलझाने और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। अब देखते हैं हम कि कौन कौन से प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हैं और कौन कौन से आपके लिए महत्वपूर्ण टिप्स हैं। तो सबसे पहले देखिए, 2025 के एग्जाम में पूछा गया था आसियान और चीन की अर्थव्यवस्था से संबंधित सवाल, और भारत और चीन संबंध के बारे में भी पूछा गया। तो आप क्या करें कि इन टॉपिक को तैयार कर लें। उसके बाद में 2024 के एग्जाम में यूरोपीय संघ के बारे में पूछा गया था। 2023 में यूरो आसियान सदस्य लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में पूछा गया था। अब ट्रेंड क्या है, हर साल आसियान या यूरोपीय संघ में से एक बड़ा
एक प्रश्न आ रहा है, तो आपको आसियान, यूरोप और भारत चीन संबंधों के बारे में ठीक से पढ़ लेना है। उसके बाद में आगे देखिए कौन कौन से प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, तो देख लीजिए। हाँ, भारत चीन संबंध, आसियान, मार्शल योजना यूरोपीय संघ की नींव, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो और इसका उद्देश्य है वो ध्यान रखना है। आसियान शैली के बारे में यानी अनौपचारिक बातचीत वाली शैली के बारे में बताया गया है। उसके बाद में कौन कौन से टॉपिक आपको याद रखने हैं, एक नंबर के या कॉलेज के वाले आ सकते हैं। तो सबसे पहले ईयू के बारे में, तो ईयू की स्थापना हुई थी 1992 में और इसकी मुद्रा है यूरो और इसके झंडे में है 12 सितारे। और ईयू की स्थापना हुई थी संधि, मोस्ट्रिच संधि के तहत, यह भी याद रखना है। उसके बाद में है आसियान, तो आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। कौन सी घोषणा के तहत? बैंकॉक घोषणा। और इसके वर्तमान समय में सदस्य हैं 10 और संस्थापक सदस्य हैं 5। और आसियान रीजनल फोरम की स्थापना हुई थी 1994। तो आपको ये सभी याद रखने की कोशिश करनी है क्योंकि एक नंबर का सवाल यहाँ से बन सकता है। चाइना में 1949 में क्रांति हुई और 1949 में यह आज़ाद हुआ। 1978 में देंग सियाओपिंग द्वारा खुले द्वार की नीति अपनाई गई और यहाँ पर विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की गई। मार्शल प्लान 1948 में अमेरिका द्वारा यूरोप को मदद देने के लिए शुरू किया गया था। इसी के साथ ही यह चैप्टर होता है हमारा पूरा। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगा और यह आगामी एग्जाम में आपके लिए मददगार साबित होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। धन्यवाद।